नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना प्रीवियस ईयर जो हमारा पेपर है हिंदी का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं अपना 2022 का यानी कि 2022 का जो हमारा ये पेपर है, यानी कि इसे हम एक सैंपल पेपर की तरह यहाँ पर ले रहे हैं और इसी तरह हम आगे भी अपने 2023 या 2021 2020 के हम यहाँ पर यानी कि हम 4-5 सैंपल पेपर लेंगे जो हम जिसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो बार बार हमारा रिपीट हुआ है, कौन सा हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुआ है और इससे हमारी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने का हमारा एक और यहाँ पर मोटिव है कि हम इससे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने समय को किस तरह से हम बांटेंगे। घर पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपना 3 घंटे का समय जो है एक पेपर को आप देते हैं, कैसे उसमें आप ये 10 नंबर वाले प्रश्न को अटेंड करेंगे, कैसे 15 नंबर वाले को अटेंड करेंगे, कैसे आप 1 नंबर वाले को करेंगे और कितना आंसर आपने लिखना है, किस तरह से ये सारी चीजें आपने यहाँ पर समझनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर अपना प्रश्न 1 जो है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर दिए गए निर्देशों को पढ़ा, उसके बाद हमने प्रश्न 1 यानी कि जो गद्यांश एक दिया गया था यहाँ पर जो अपठित गद्यांश है और 15 नंबर का है और 5 आपके प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि आपका एक प्रश्न 3 नंबर का है, वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है सबसे पहले। तो बहुत ज्यादा टफ तो ये नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आसानी से इनको आप कर लेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने इस पर डिस्कस किया, उसके बाद हमारे व्याकरण से जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर है और आप देखेंगे कि व्याकरण से जुड़े हुए जो हमारे प्रश्न हैं ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद देखिए जो सेकंड हमारा प्रश्न था वो था हमारा निबंध, जिसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं और 4 में से केवल एक टॉपिक पर आपने 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो देखिए चारों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्लास 12th में आते आते हम इतने ज्यादा एक तरह से हमारे पास जो भाषा जो हमारा शब्द भंडार है या जो हमारी भाषा पर पकड़ है वो एक तरह से काफी अच्छी हो जाती है और हम ये जो भी टॉपिक हमें दिया जाए उस पर थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं। तो फिर ये टॉपिक्स तो आप देखेंगे चारों के चारों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आज के बच्चे जो कि आप देखेंगे लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान की उपलब्धियां अगर देखें तो आपको पता है कि विज्ञान जो है किस तरह से चारों हर तरफ हर क्षेत्र में जो है उन्नति कर रहा है। तो उस पर आप बहुत अच्छा सा एक निबंध लिख सकते हैं। उत्तराखंड के आप हैं और उत्तराखंड में ही पर्यटन की संभावनाओं के बारे में डिस्कस करना है। बेरोजगारी और वो भी कैसी, शिक्षित बेरोजगारी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है जो एक अभिशाप के रूप में आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और युवा राष्ट्र निर्माण में किस तरह से युवा शक्ति का योगदान ये है। ये चारों टॉपिक हमने डिस्कस किए। फिर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ जो है एक एक नंबर वाले आपके प्रश्न जिनमें मैंने आपको ढेर सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न आता है कि टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो ये चीजें जो है बहुत ही सरल होती है, बहुत ही एक तरह से इजी होती है। जैसे आपको पता है कि अगर आप रेडियो के बारे में अगर सुन रहे हैं तो रेडियो केवल आपका श्रव्य माध्यम है, यानी कि जिसको आप सुन सकते हैं। ठीक है। पत्रिका के बारे में अगर आप बातें करें तो पत्रिका जो है उसको आप केवल और केवल पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिल्म की बात करें तो फिल्म जो है जिसमें आप सुनते भी हैं आप देखते भी हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रिंट माध्यम के बारे में बताया गया है और जनसंचार का जो प्रिंट माध्यम है ये आपके सिलेबस में है जैसे मैंने आपको बताया था। और टेलीविजन निम्न में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंट माध्यम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर केवल लिख कर हम नहीं देखते हैं। ऑडियो माध्यम नहीं हो सकता केवल आवाज हमें नहीं आती। ये ऑडियो वीडियो यानी कि दृश्य श्रव्य हमारा ये माध्यम है। तो इसीलिए ये आपका सही ऑप्शन है और ये मैंने आपको लास्ट सेशन में ही सारी चीजें क्लियर कर दी थी। उसके बाद समाचार पत्र में संपादक के विचार को कहा जाता है। ठीक है।
तो ये हमने पूरा का पूरा टॉपिक इसको लिया, यानी कि जैसे हमने कहा फीचर तो नहीं कहा जाता, रिपोर्ट भी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, संपादकीय कहा जाता है, जिसको जो संपादक है जो खुद से लिखता है वो संपादक के विचार होते हैं, इसीलिए उसको संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर हमने फिर आलेख लेखन क्या है उस पर भी डिस्कस किया था। तो जैसे यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को आपको मैंने कहा था कि आप नोट कर सकते हैं और घर से लिख कर ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने लास्ट सेशन में अपने व्याकरण में काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी थी। और जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अच्छे संपादक के गुण, फीचर क्या है, फीचर की विशेषताएं क्या हैं, आलेख के विषय में बताइए, एक सार्थक आलेख के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको आलेख लिखने के लिए कहा जाए तो अगर आपको केवल आलेख के गुण भी पता होंगे ना तो आप उस विषय पर बहुत अच्छा आलेख लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा पहला गुण है नवीनता और ताजगी, जिज्ञासाशील, विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण, भाषा सहज सरल और प्रभावशाली, एक ही बात पुनः ना लिखी जाए, विश्लेषण शैली में लिखा जाए, ज्वलंत मुद्दों और विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाए, और आलेख का आकार बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको 150 वर्ड्स में कहा है तो केवल और केवल आप 2 पेज उसको लिखेंगे, या 2 से 2.5 पेज आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आप 5 से 6 पेजों का आप उसको लिखने की ना सोचे, यानी कि बहुत ज्यादा विस्तार उसको ना दें। संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख आप उसमें करेंगे, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें हैं वो आप करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये हमारा एक टॉपिक मैंने आपको दिया था, भारतीय क्रिकेट के सरताज सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा था। लास्ट सेशन में यही आपका होमवर्क था कि आप एक आलेख लिखें। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक आलेख मैंने दिया है। जैसे मैंने आपको बताया पिछले 15 सालों से भारत के लोग जिन जिन हस्तियों के दीवाने हैं उनमें से, तो देखिए यहाँ पर ये चीजें आप समय के हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक गौरवशाली नाम है सचिन तेंदुलकर। जैसे अमिताभ बच्चन का अभिनय में मुकाबला नहीं है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना अमिताभ बच्चन को एक नाम दिया गया है बिग बी। ठीक है, क्योंकि वो आपके पूरे बॉलीवुड के एक तरह से शहंशाह हैं। तो उसी तरह से अगर सचिन, क्रिकेट का भगवान अगर किसी को कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप उनके बारे में जितनी भी चीजें हैं कि सचिन का क्रिकेट में कोई सानी नहीं है, संसार भर में एक ही खिलाड़ी है जिसने टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ वनडे क्रिकेट में भी सर्वाधिक शतक बनाए हैं। अभी देखिए विराट कोहली जो है वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उनके पूरी बराबरी में वो नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनके क्रिकेट जीवन में जैसे यहाँ पर बताया कि कई वर्ष बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर ये काफी पहले का लिखा गया हमारा एक आलेख है, तो इसमें आप चीजें बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से आप लिखेंगे कि किस तरह से उनके जीवन के बारे में लिखेंगे, क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया, कब से उन्होंने स्टार्ट किया खेलना और कब तक उन्होंने खेला। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप उस आलेख में लिखेंगे, यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो, और उनके बारे में जितनी आपको बातें पता है वो आप एक आलेख के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर रिपोर्ट, जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न आपका आया हुआ है कि आप देखेंगे कुछ पुराने, अभी हम दूसरे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, या इस साल का आप जो सैंपल पेपर आपका आया हुआ है 2024 का, उसमें आपका प्रश्न है कि कोरोना महामारी के रूप में, ठीक है, देखिए कोरोना के बारे में यहाँ पर कहा गया कि उसको एक महामारी के रूप में वो कैसे आई, आप उस पर आलेख लिखिए या उस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए रिपोर्ट क्या है आपको वो पहले जानना है। जब आपको पता होगा एक रिपोर्ट होती क्या है तो तभी आप उस पर एक अच्छी रिपोर्ट बना पाएंगे। तो ये आप लिख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं कि क्या चीज है रिपोर्ट। ये क्लास 12th में आपका व्याकरण का यही पार्ट होता है। देखिए रिपोर्ट का हिंदी पर्याय यानी हिंदी अर्थ, जो रिपोर्ट है उसका हिंदी पर्याय प्रतिवेदन है। हिंदी में रिपोर्ट को क्या कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। समाचार संकलित करके उसे लिखकर प्रेस में भेजना रिपोर्टिंग कहलाता है। देखिए क्या होता है रिपोर्ट
और रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी घटना स्थल पर जाते हैं, किसी भी जो घटना वाला क्षेत्र है, किसी भी तरह का, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो राजनीतिक सभा हो, या कोई भी जगह हो, या कोई दुर्घटना स्थल हो, कुछ भी, ठीक है, या मौसम से जुड़ा हुआ कोई आपकी सूचना हो, तो वो क्या करते हैं, वो समाचारों को संकलित करते हैं, उसे लिखते हैं और उसके बाद वो छपने के लिए उसे प्रेस में भेजते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर यह कार्य फील्ड में जाकर किया जाता है। देखिए, कोई भी रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा कहाँ से ली जाती है? डायरेक्ट फील्ड से ली जाती है। ठीक है, जब आप घटना स्थल पर जाएंगे, चाहे वो कोई सभा हो, सम्मेलन हो, सभागार हो, या जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिकेट का मैदान हो, या कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट जो है, आपको घटना स्थल पर जाना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। आप वहां एक संवाददाता, चाहे सेमिनार हो, रैली हो, अथवा जो संवाददाता सम्मेलन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो कोई स्पेशली लोग बुलवाते हैं किसी भी चीज को अनाउंस करने के लिए, कोई भी बात, किसी भी बात की घोषणा करने के लिए, तो अगर वहां पर आपने देखा होगा, वहां पर टीवी चैनल्स के भी, वहां पर अलग अलग तरह के पत्रिकाओं के, अलग अलग तरह के अखबारों के जो पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर जो होते हैं, वो वहां पर आए होते हैं, और वो अलग अलग प्रकार की खबरों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपने कार्यालय में प्रेषित कर देते हैं। और वास्तव में रिपोर्ट एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करना क्या होता है? एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी विषय पर हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की, तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको उस घटना स्थल पर जाना होगा, उससे पहले का, उसके बाद की चीजों के बारे में भी आपको जानकारी लेनी होगी, तभी आप सही सही रिपोर्ट बना सकते हैं और उसका आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग, विशेष आयोजन के तथ्यों सहित जानकारी दी जाती है। रिपोर्टिंग का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति, संबंधित संस्था, परिणाम, जांच अथवा प्रगति की सही एवं पूर्ण जानकारी देना है। देखिए, रिपोर्टिंग का जो मेन उद्देश्य होता है, वो किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो, किसी संस्था के बारे में हो, किसी परिणाम को घोषित करने के बारे में हो, किसी जांच के बारे में हो, या किसी भी प्रगति के बारे में हो, इन सब की सही जानकारी देना ही रिपोर्टिंग का जो मेन उद्देश्य होता है, वो होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज आ रही है, लेकिन कभी भी न्यूज़पेपर में, या आप देखेंगे न्यूज चैनल्स पर, आपको फेक न्यूज नहीं दिखाई देगी। जबकि वहां पर कोई फेक न्यूज होगी ना, तो उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा, उसके पीछे की भी जानकारी आपको दी जाएगी कि ऐसी न्यूज क्यों आई थी और ऐसी बातें क्यों बनाई जा रही थी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं होता, इसमें आपको सही और पूर्ण जानकारी देनी होती है। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग के बारे में था। अब देखिए, रिपोर्टिंग के प्रकार कि किस किस जगह की रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो अब आप देखेंगे, आपको इतनी सारी चीजों पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकता है। तो रिपोर्टिंग के प्रकार मैंने यहाँ पर आपको बताए। तो सबसे पहले आपको इतने टॉपिक्स आ सकते हैं। अब देखिए, इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के जो टॉपिक्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। रिपोर्टिंग कई प्रकार की होती है, जैसे राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्ट। ठीक है, वो चाहे किसी राजनीतिक मुद्दे पर हो, साहित्यिक मुद्दे पर हो, जैसे कोई साहित्य सम्मेलन हुआ है, ठीक है, कोई कवि सम्मेलन हुआ है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, या कोई आर्थिक जो भाषण हुए हैं उन पर हो, कोई भी सम्मेलन हुआ हो, ठीक है, उन पर आपने रिपोर्ट तैयार करनी। अदालतों की रिपोर्ट, जो अदालत से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो, ठीक है, आपराधिक मामलों की रिपोर्ट, अगर कोई आपराधिक मामले हैं तो उसमें आप धाराएं बताकर सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, कि इस धारा के अंतर्गत ये सजा दी जाती है, इस धारा के अंतर्गत ये होता है, इस धारा के अंतर्गत में इतना जुर्माना होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये सारी चीजें आप रिपोर्ट में लिख सकते हैं यदि आपको कोई आपराधिक मामला दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज जो है
घोषणा किसी चीज की करनी है, किसी व्यक्ति ने किसी बात को स्पष्ट करना है, तो वो क्या करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाता है। तो संवाददाता सम्मेलन की जो रिपोर्ट है वो आप तैयार करना। युद्ध और विदेश यात्रा की रिपोर्ट, किसी युद्ध से रिलेटेड या विदेश यात्रा से संबंधित कोई रिपोर्ट। उसके बाद प्राकृतिक आपदा, किसी भी चीज की प्राकृतिक आपदा, जैसे पहाड़ों पर आ जाती कोई, या जैसे हमने अभी कहा कि कोरोना से रिलेटेड आपका एक प्रश्न जो है इस साल के सैंपल पेपर में आया हुआ है, नेक्स्ट में हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो उस तरह की चीजें आप जरूर पढ़ ले। तो उसमें दुर्घटना या किसी दंगे से रिलेटेड, संगीत सम्मेलन या कला संबंधित रिपोर्ट, खोजी समाचारों की रिपोर्ट, यानी कि कई बार आपने देखा होगा किसी भी समाचारों की का सच जानने के लिए भी रिपोर्टिंग की जाती है, किसी बात का सच जानने के लिए भी रिपोर्टिंग की जाती है, तो उसे खोजी समाचार कहते हैं। व्यावसायिक प्रगति एवं स्थिति की रिपोर्ट, जो हमारे देश की जो व्यावसायिक प्रगति है, आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल पर एक अलग ही इसकी पूरी की पूरी न्यूज आती है। उसके बाद पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी आदि की रिपोर्ट, या कहीं पर आप देख रहे हैं कि पुस्तक मेला लगा हुआ है, पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई है, चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है, ठीक है, तो उसका आप रिपोर्ट तैयार करना। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं। तो अब आपने देखा कि जिस जैसा जैसा टॉपिक आपको मिला होगा, आपको उस तरह की रिपोर्ट उसके बारे में आपको लिखनी होगी। और आपने जो, जैसे मैंने बताया कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके आगे पीछे की भी जो बातें हैं, क्योंकि आपको सही जानकारी वहां पर देनी है, तो आपको वो बातें भी स्पष्ट करनी होंगी। देखिए, अच्छी रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित गुण, अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है, एक अच्छी रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि आप किसी टॉपिक पर अगर अच्छी रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छी रिपोर्टिंग तभी अच्छी उपयोगी बन सकती है जब उसमें गुण हो। एक अच्छी रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे रिपोर्टर के डेस्क से संबंध अच्छे होने चाहिए, ठीक है, रिपोर्टर के डेस्क से संबंध अच्छे होने चाहिए, रिपोर्ट पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट की भाषा ना तो अलंकारिक हो और ना ही मुहावरेदार, क्योंकि आप ये एक तरह से यहाँ पर किसी बात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और रिपोर्ट में केवल सूचना भर होनी चाहिए, यानी कि फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कभी भी वाक्य के एक से अधिक अर्थ नहीं निकले होने चाहिए। प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि मैं, ठीक है, रिपोर्ट में कभी भी प्रथम पुरुष यानी कि जो मैं है उस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भी तथ्य दिए जाएं वो विश्वसनीय और प्रामाणिक होने चाहिए। तथ्यों का समावेश करना चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो। तथ्यों का तर्क, देखिए तर्क मेन चीज है, और क्रम भी सुविधानुसार होना चाहिए। शीर्षक का रिपोर्ट का शीर्षक स्पष्ट और रुचिपूर्ण होना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये जो रिपोर्ट होती है उसका शीर्षक सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में जो हम फ्रंट का आप पेज देखेंगे ना, तो उस पे जो हेडिंग होती है वो काफी बड़ी बड़ी दी जाती है। तो वो क्यों दी जाती है और कैसे वो इंटरेस्टिंग रुचिकर तरीके से लिखी जाती है, ताकि हमारा ध्यान उस पर जाए और हम तुरंत उसको पढ़ें और फिर उसके अंदर की खबर को पढ़ने की इच्छा हमारे अंदर जागृत हो, ठीक है। तो स्पष्ट होना चाहिए और रुचिपूर्ण होना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जो मुख्य विषय को रेखांकित करे, और ऐसा शीर्षक ना दें कि जिसमें हमें मुख्य विषय से अता पता ना हो। ऐसा शीर्षक होना चाहिए जिसमें जो मुख्य विषय है वो स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर अंदर क्या टॉपिक में दिया गया है। प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में सभा दल संस्था के अध्यक्ष को के हस्ताक्षर कर देने चाहिए, यानी कि जब आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो जो भी रिपोर्ट आप लिख रहे हैं, जिस बारे में लिख रहे हैं, उस सभा के जो सदस्य हैं, दल है, संस्थापक है, उनके सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर वहां पर करवा लेने चाहिए। तो ये है एक अच्छी रिपोर्टिंग के अपेक्षित गुण। तो रिपोर्ट तैयार अगर आपको करनी है तो आपको इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। अब देखिए रिपोर्टिंग लिखने के की विधि, अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है, देखिए रिपोर्ट तो आपने लिखनी ही है। अब देखिए उसके लिए अगर आपको विधि पता है, आप देखिए नंबर आपको किस चीज के मिलते हैं, नंबर आपको इसी चीज के मिलते हैं, जैसे आप लिखते हैं पत्र, ठीक है।
पत्र लेखन जब आप करते हैं तो उसमें आपका एक विधि होती है, प्रॉपर एक आपका नियम होता है कि कहाँ पर आपको क्या चीजें लिखनी है। तो वही चीज आपने अपनानी है, उसी के आपको नंबर मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, उस जिस विषय पर, जिस संस्था के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम उस संस्था का नाम लिखेंगे। फिर जो जिस कारण वो सभा हुई है, संस्था हुई है, बैठक हुई है, या जो भी चीज हुई है, उसका आप उद्देश्य लिखेंगे। आयोजन स्थल का नाम लिखेंगे, ठीक है, कहाँ ये आयोजित हुआ। आयोजन की तिथि, समय की सूचना दी जानी चाहिए, यानी कि ये आयोजन कब हुआ, इसके समय की सूचना देनी चाहिए। अब वहां पर कितने लोग उपस्थित थे कार्यक्रम में, वो जानकारी देनी चाहिए। कार्यक्रम एवं गतिविधियों की जानकारी, कि किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ा, किस तरह से वहां पर गतिविधियां हुई। अगर हम कहें कि आपके वार्षिकोत्सव पर आप एक रिपोर्ट तैयार करें, तो आप इसमें ये बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। यदि उसमें भाषण है, तो उस भाषण के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताना चाहिए, कि अगर वहां पर कोई भाषण दिया गया है, तो उस भाषण में मेन यानी कि मुख्य बिंदु क्या थे, उनके बारे में आपने बताना है, ठीक है। निर्णयों की जानकारी देनी है, यानी कि इसके बाद क्या डिसीजन लिया गया, वो जानकारी भी आपने देनी है। प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख करना चाहिए, यदि वहां पर कोई कंपटीशन हुआ था तो उसका भी आपने, उसके बारे में भी बताना है कि कौन वहां पर जीता और क्या चीजें वहां पर हुई, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट लेखन क्या है, और आपने उसको कैसे समझना है, कैसे आपने उसको लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अभी यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि केवल 5 प्रश्न हैं हमारे, और मैम ने इतनी सारी चीजें हमें बता दी। तो ये इसीलिए क्योंकि ये अभी आप केवल 2022 का सैंपल पेपर आपने लिया है। अगर आप 2023 का लेंगे, आप 2024 का लेंगे, आप 2021 का लेंगे, या 20 का लेंगे, या 19 या 18 का लेंगे, तो हर बार आपको व्याकरण के इस पार्ट से केवल भले ही एक एक नंबर के प्रश्न आए, लेकिन हर बार आपको अलग अलग तरह के प्रश्न मिलेंगे। इसीलिए आपको सबका, सारी चीजें जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न आए तो आप उसमें अटके नहीं, आप आसानी से उत्तर लिख दें, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर ये एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि वायु प्रदूषण से दुनिया में हर साल हो रही 55 लाख मौतें। तो किस तरह से, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोरोना महामारी के रूप में आपका इस साल जो है एक नया टॉपिक आया हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरह का ही है कि वायु प्रदूषण से दुनिया में हर साल 55 लाख मौतें हो रही हैं। तो ये टॉपिक है, इसमें आप कैसे लिखेंगे कि जो वायु प्रदूषण है कि दुनिया भर के शहरों में तेजी से बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण लोगों को बीमार ही नहीं कर रहा बल्कि उनकी जान भी ले रहा है। तो ऐसे से कि रीजन क्या है वायु प्रदूषण के, और किस तरह से इसके लिए नियम बनाए गए हैं, क्या क्या शोध इस पर हो रहा है, और कैसी सारी चीजें आप इसको मतलब एक तरह से बहुत अच्छी रिपोर्ट आप इसके ऊपर तैयार करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल आपको दिया। अब आगे बढ़ते हैं, संचार, ठीक है। संचार जो आपका ये वर्ड है, इसमें आपके जो आपका यानी कि क्लास 12th में जो आपका संचार का टॉपिक है, उसमें संचार का जो भाग है जन संचार, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, जन संचार, ठीक है। जन संचार आपके इस बार के सिलेबस में है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, और जिसका अर्थ है चलन या चलना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है, यह हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जन संचार तक विस्तृत है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, दूसरी जगह पर पहुंचाना ही संचार है। किसका? सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं को लिखित रूप से, मौखिक रूप से, दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप से सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले
तरीके को संचार माध्यम कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में जो भी तरीके हमारी हेल्प करते हैं उन्हें हम संचार के माध्यम कहते हैं। अब देखिए संचार के माध्यमों में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के संचार होते हैं। मौखिक संचार जिसमें हम एक दूसरे से यानी कि सामने वाले से एक तरह से बात करके इशारे को हम क्या कह सकते हैं, मौखिक संचार कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हाथ की गति यानी कि अगर आप हाथ से इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आंखों और चेहरे के हाव भाव से, ठीक है, और साथ ही स्वर के साथ उतार चढ़ाव आदि क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये मौखिक संचार है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो भी उसके सामने होते हैं, यानी कि हमारे चेहरे का भाव कैसा है, हम हाथों से किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, हमारी टोन कैसी है, यानी कि हमारा स्वर कैसा है, तीव्र है कि एक तरह से उच्च है कि थोड़ा सा कम है। ठीक है, और उसके बाद आता है अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार यानी कि अंतरवैयक्तिक में होता है जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अंतरवैयक्तिक अर्थात दो व्यक्तियों के आपस में जब बातचीत होती है, आमने सामने जब वो संचार करते हैं तो उसे अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। और इससे हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि जब हम अपने घर के लोगों से बात कर रहे हैं, स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ बात कर रहे हैं, तो वो एक अंतरवैयक्तिक संचार है। और यही सामाजिक रिश्तों और पारिवारिक रिश्तों की बुनियाद है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो हमारा रिलेशन होता है, यानी कि चाहे वो फ्रेंड का हो, चाहे वो कलीग का हो, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, वो तब एक तरह से मजबूत होता है जब हम क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है समूह संचार। तो समूह संचार क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसको हम कहते हैं। जब हम एक समूह में बैठकर आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं, और कक्षा समूह इसका एक बहुत ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि आप पूरी क्लास मिलकर जब ग्रुप डिस्कशन करती है और पूरी क्लास मिलकर जब हो हल्ला भी करती है, ठीक है, वो क्या है, समूह संचार। आपस में बातें कर रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो समस्याओं पर बातचीत, और इसका जो एक काम होता है वो समस्याओं पर बातचीत करना भी हो सकता है, और बहस के जरिए उसका हल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा जन संचार, जो आपका सबसे मेन पॉइंट है, जन संचार। ठीक है, तो जन संचार क्या होता है, ये प्रश्न भी आपका 1 नंबर में आता है। तो जन संचार जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद हो। ठीक है, जन संचार क्या होता है, यहाँ पर टेक्निक्स जो है, यांत्रिक माध्यम जो है बीच में आते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं जन संचार। ठीक है, अब ये संचार जो होता है ना तो मौखिक होता है, ना वैयक्तिक होता है, ना समूह संचार जैसा होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि इसमें ये जो संचार होता है ये व्यक्तियों के समूह के साथ, ग्रुप के साथ, ठीक है, किसी संवाद, तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से, ठीक है, किसी यंत्र के जरिए विशाल वर्ग से किया जाए, इसे जन संचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब लोगों तक पहुंचाया जाता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं जन संचार। और जन संचार के माध्यम क्या है वो आप ध्यान रखिएगा। जन संचार के माध्यम है रेडियो। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा देनी हो पुराने जमाने में, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे इस तरह से हमारे पास टीवी हर घर में अवेलेबल नहीं होते थे, अखबार नहीं आता था हर घर में, तो रेडियो ज्यादातर घरों में होता था। और रेडियो से अगर आपको कोई भी सूचना चाहिए होती थी तो ये सूचना जो है दे दी जाती थी। वहां के जो लोकल केंद्र होते हैं आकाशवाणी के, जैसे आकाशवाणी का मुख्य, जैसे कहते हैं ना, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, तो उसके अलावा जो वहां के लोकल केंद्र बनाए जाते थे उनके आधार पर ये रेडियो से कोई भी सूचना बहुत सारे लोगों तक एक ही बारी में पहुंचाई जाती थी। उसके बाद जैसे अभी है अखबार, टीवी, सिनेमा, और सबसे बड़ा आज के टाइम में जन संचार का जो माध्यम है वो है इंटरनेट। ठीक है,
आज के टाइम में अगर कुछ भी हो रहा है तो अगर आप उसको मोबाइल करके मोबाइल पर वीडियो बना करके या फोटो खींच करके अगर आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो तो वो घंटों में ही इतना ज्यादा वायरल हो जाएगी, इतना ज्यादा वायरल हो जाएगी कि इतने सारे लोग उन्हें आसानी से देख पाएंगे। तो जनसंचार के मुख्य जो साधन है वो है रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। ये प्रश्न भी आपका आता है कि जनसंचार के माध्यमों के नाम लिखिए, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है कि जनसंचार का नवीनतम माध्यम क्या है। तो जनसंचार का नवीनतम माध्यम है इंटरनेट, ठीक है। एक एक चीज आपने पढ़नी है। उसके बाद जनसंचार की विशेषताएं बताइए, क्या होती है जनसंचार की विशेषताएं। तो जनसंचार की विशेषताएं हैं जहां पर जनसंचार माध्यमों के लिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रवृत्ति सार्वजनिक होती है, यानी कि ये किसी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता बल्कि ये सार्वजनिक होता है। जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन होता है, यानी कि इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि किसी की पर्सनल अपनी कोई दुकान हो या कुछ ऐसा, एक प्रॉपर से औपचारिक संगठन बनाए जाते हैं जो इसकी जिम्मेदारी लेता है कि कैसे कब उसको कैसे सूचनाओं को एक तरह से भेजना है और कैसे लोगों तक पहुंचाना है। इस माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल भी होते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित या निर्धारित करता है। अब देखिए यहाँ पर इसको द्वारपाल क्यों कहा है, क्योंकि ये क्या करता है, कंट्रोलिंग, ठीक है, कि किस टाइम पे कितने टाइम तक। आपने देखा होगा कि जो न्यूज होती है उसका एक टाइम होता है कि आधे घंटे तक ये वाली न्यूज आएगी, आधे घंटे बाद ये वाली न्यूज आएगी, आधे घंटे बाद ये आएगा, आधे घंटे बाद वो आएगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर में क्या छपना है, कितना छापना है, कैसे छापना है, ये सारी चीजें भी क्या होता है, कंट्रोल होती है। सब इसको क्या करते हैं, एक तरह से इनका सारी चीजें, सारी सामग्री जो होती है वो नियंत्रित होती है और निर्धारित करते हैं, वो क्या होते हैं, उनको यहाँ पर द्वारपाल कहा है, ठीक है। अब देखिए जनसंचार के कार्य, ये भी आपका एक प्रश्न आता है 1 नंबर में। जैसे मैंने आपको बताया, आपको लग रहा होगा कि मैम एक ही टॉपिक पर इतनी सारी चीजें क्यों बता रही हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आप जैसे हम 4-5 साल के सैंपल पेपर यहाँ पर लेंगे तब आपको सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर दिख जाएंगे कि किस तरह से हर बार आपके एक ही टॉपिक से लेकिन अलग अलग तरह के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो जनसंचार के कार्य बताए, तो जनसंचार के यहाँ पर निम्न कार्य है: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना, ठीक है। ये सब हैं जनसंचार के कार्य। और अभी आपका जो यहाँ पर जनसंचार का जो प्रिंट माध्यम है उस पर ज्यादा यहाँ पर जोर दिया गया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीजें आप हो सके तो साथ के साथ नोट डाउन करें, ये जरूर आपके एग्जाम में कभी ना कभी जो है आती है। अब देखिए पत्रकारिता, ये प्रश्न भी आपका आता है, पत्रकारिता क्या होती है। तो पत्रकारिता देखिए प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए खबरों का आदान प्रदान ही पत्रकारिता कहा जाता है। और इसके 3 पहलू होते हैं: पहला समाचार, उसके बाद संकलन, उसके बाद संपादन और उसके बाद प्रकाशन। अब देखिए रेडियो, जैसे यहाँ पर रेडियो के बारे में बताया गया है, ये क्या है, ये एक संचार का कौन सा माध्यम है, ध्वनि माध्यम है, ठीक है। ये संचार का कैसा माध्यम है, ध्वनि माध्यम है, यानी कि ये केवल ऑडियो माध्यम है संचार का। और इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर टेलीविजन के बारे में बताया गया है। तो टेलीविजन आपका ऑडियो और विजुअल दोनों तरह का एक माध्यम है। तो ये भी आपका 1 नंबर के प्रश्न में आता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों, ठीक है। इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों, ये प्रश्न भी आपका 1 नंबर का है। तो इसको भी आप जरूर नोट कर लें। तो इस तरह से हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। कोई भी डाउट रहता है तो उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। और अभी जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे भी आपने बहुत सारे प्रश्न इसी तरह के करने हैं। तो बाकी के पेपर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।